नमस्कार बच्चों, मैं कनक लक्ष्मी आज कक्षा 7वीं के लिए बसंत बाग 2 से नीलकंठ नामक पाठ का दूसरा भाग लेकर उपस्थित हूँ। आप सभी बच्चे घर में स्वस्थ हैं। अब जो है बच्चे स्कूल जाने की तैयारी में हैं, फिर भी मैं आपको आपके घर पर ही शिक्षा देने के लिए तत्पर हूँ हमेशा। आज हम नीलकंठ पाठ का दूसरा भाग देखेंगे। दूसरा भाग पढ़ने से पहले हम पहले भाग के कुछ जो बातें हैं उसको हम पुनः दोहराएंगे। जैसा कि मैंने बताया, महादेवी वर्मा इस पाठ की, नीलकंठ नामक पाठ की लेखिका है और महादेवी वर्मा बहुत ही प्रेम करती है पशुओं से और पक्षियों से। उनका जो घर है वो घर भी जो है एक चिड़ियाघर की जैसा बना हुआ है उनके घर के पास ही, और उसमें बहुत सारे पशु पक्षी हैं जिनको वो खुद पालती हैं। एक बार की बात है, जब वो दुकान के सामने से गुजर रही होती है तो उसके मन में आता है कि मैं क्यों ना मोर भी खरीद लाऊं। तब वह दुकान में जाती है और जाकर के देखती क्या है कि छोटे छोटे तीतर के 2 बच्चे जैसे हैं, उन दोनों बच्चों को वो खरीद लाती है और खरीद के लाती है घर पर और घर में ला करके उसको पालने लगती है। जैसे जैसे वो तीतर के बच्चे बड़े होते हैं उसके बाद उनको ले जा करके वो चिड़ियाघर में ही छोड़ देती है और चिड़ियाघर के सारे पशु पक्षियों के साथ ये दोनों तीतर जैसे दिखने वाले दोनों छोटे मोर और मोरनी जो है वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। बढ़ने के बाद क्या होता है कि ये जो मोर है, मोर के जो है बड़े बड़े पंख निकल आते हैं। देखिए आप लोग, मोर के बड़े बड़े पंख निकल आए हैं और उसके साथ ही जो मोरनी है वह भी कम नहीं है, वो भी बढ़ती है, बहुत सुंदर वो भी दिखती है। लेकिन उसका क्या है कि यहाँ सिर्फ गले के हिस्से में ही नीला रंग होता है और पीछे पीठ पूरा स्लेटी रंग का होता है और वह भी जो है बहुत ही सुंदर दिखती है। दोनों को आप देखिए, यह मोर और मोरनी दोनों को आप चित्र में देख सकते हैं। तो इस तरह से दोनों जो है पलते हैं। सारे पशु पक्षियों के साथ इनका बहुत अच्छा व्यवहार होता है और साथ ही जो मोर है, मोर एक कब इन सारे पशु पक्षियों का सेनापति बन गया ये पता ही नहीं चला। वो क्या करता है, सारे पशु पक्षियों को ले जाता है अपने साथ, जहाँ दाने दिए जाते हैं खाने के लिए वहाँ ले जाता है और जाकर के सभी पशु पक्षियों को खाते हुए देखता है और पूरी तरह से चक्कर लगा करके उनकी सेनापति की तरह चक्कर लगाता है और देखता है कि कोई बदमाशी तो नहीं कर रहा। जब वो शरारत करने लगते हैं तो वो क्या करता है, उनको चोंच लेकर, उसकी जो चोंच है वो बहुत पैनी है और पैनी चोंच को लेकर के वो पूरी जगह दौड़ाता है। उस डर से जो है वो पशु पक्षी जो है अपना दाना खाते हैं और चुपचाप रहते हैं, शरारतें नहीं करते हैं। तो उसके साथ ही क्या करता है, जब खरगोश के छोटे बच्चे हैं उसको देख करके उसको भी शरारत सूझती है। वो क्या करता है, उस खरगोश के बच्चों को वो अपनी चोंच से उठाता है। चोंच से इतनी सख्त उनको तीखी लगती है कान में, तो वो बच्चे जो है वो ची ची आवाज करने लगते हैं। जब वो ची ची आवाज करने रोने लगते हैं तो मोर उन्हें छोड़ देता है और जब मोर अपने पूरे पंख को फैला करके वो मिट्टी में बैठ जाता है तो सारे पशु पक्षी उसके मोर के पंख के ऊपर से चलकर जाते हैं और छुआ छुअन की खेल जो है वो खेलते हैं। थोड़े पास जाते हैं, फिर उसके बाद वो दूर चले जाते हैं क्योंकि उनको डर भी होता है, क्योंकि इसकी जो चोंच है मोर की वो बहुत पैनी है। अब आगे हम देखते हैं आज के पाठ में। ऐसे ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंचा। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा बाहर था। उससे ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ समेटकर सर से एक झपटे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। क्या होता है कि सांप जो है उस जाली के अंदर आ जाता है जहां पर सारे पशु पक्षी को एक जाली के अंदर रखा जाता है। आप सभी जानते होंगे चिड़ियाघर क्या होती है, जू कहते हैं उसे इंग्लिश में। तो जो चिड़ियाघर होती है, चिड़ियाघर पूरी जाली से बंद होती है, उसके अंदर सारे पशु पक्षियों को रखा जाता है अलग अलग खाने में। तो जैसे ही वो देखता है कि एक सांप जो है वो अंदर आ चुका है और मोर एक झूले पर झूल रहा है, सांप अंदर आ जाता है और सब जानवर जो है वो यहाँ से वहाँ भागने लगते हैं।
भागते भागते में क्या होता है कि खरगोश का जो एक छोटा सा बच्चा होता है वो उसके पकड़ में आ जाता है और वो उसका पिछला हिस्सा जो है, खरगोश का बच्चा छोटा है, उसके पिछले हिस्से को सांप जो है अपने मुंह में ले लेता है और उसका जो सामने का जो हिस्सा होता है उससे वो जो खरगोश का छोटा बच्चा है वो ची 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 आवाज करता है, सहायता के लिए सबको पुकार रहा है। तभी उसकी पुकार इतनी धीमी स्वर में थी, इतना धीरे धीरे वो चिल्ला रहा था, छोटा बच्चा था और डरा हुआ भी था, तो वो उसकी आवाज जो है वो ज्यादा लोगों को, ज्यादा जो पशु और पक्षियां हैं उनको सुनाई नहीं दे रहा था, केवल जो नीलकंठ है उसी को सुनाई आया। और जैसे ही उसने सुना इस आवाज को और वो अपने पंखों को समेटता हुआ सर से वो झपटे के साथ ही वो नीचे आ जाता है और आते आते ही वो अपने दिमाग में ये सोचता हुआ आता है कि अब जो है सांप आकर के उसको पकड़ चुका है, अगर मैं चोंच मारता हूँ सांप के फन पे तो चोट लग सकती है खरगोश को भी, खरगोश के बच्चे जो है उसको भी चोट लग सकती है। वह आते आते ही वो सोचता हुआ आता है कि मैं क्या करूं, और वो क्या करता है, आकर उसके सांप के ऊपर बैठ जाता है और उस पर इतनी वार करता है कि खरगोश का बच्चा, जैसे ही सांप मुंह खोलता है खरगोश का बच्चा निकलकर बाहर चला जाता है। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा सा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया, परंतु निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा। सांप के फन पर वो चोंच ना मारकर फन को वो जकड़ कर पकड़ लेता है, अपनी जो पंजे हैं पंजे से वो पकड़ लेता है और सांप पर बहुत सारा वार करता है। वार करने के साथ ही सांप का जैसे ही मुंह खुलता है, खुलते ही खरगोश निकल जाता है, लेकिन खरगोश का बच्चा इतना घायल हो चुका है कि वह निश्चेष्ट हो जाता है। निश्चेष्ट आता है, वह बेहोश सा हो जाता है और वहीं अधमरा सा पड़ा रहता है। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब ओर प्रसारित कर दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। राधा जो है, हम सभी जानते हैं कि जो मोर है वह उसके जो है बहुत सारे बड़े पंख थे, इसलिए वह नीलकंठ कहलाया और उसकी जो मोरनी है उसका नाम रखा गया राधा। तो राधा जब वो देखती है कि नीलकंठ जो है वह सहायता करने के लिए दौड़ पड़ा है खरगोश के बच्चे के पास और वह सहायता कर रहा है, तो मोरनी भी चुप नहीं रहती है और वह दौड़ दौड़ करके जाती है अपने मालिकों को, माली को, सबको जो है वो इतने जोर से दौड़ती है कि दौड़ते हुए मोर को देख करके सब समझ जाते हैं कि कुछ तो हुआ है चिड़ियाघर में, और सभी आ जाते हैं। माली भी पहुंचते हैं, कि महादेवी वर्मा भी पहुंचती है और पहुंच करके क्या देखते हैं कि वह चोंच मार मार करके सांप के 2 टुकड़े कर चुका। 2 टुकड़े में बांटने के बाद वह जाता है उस शिशु के पास जाता है। कौन से शिशु? शिशु खरगोश के पास जाता है जो कि अधमरा सा और बेहोश सा पड़ा हुआ है, उसके पास जाता है और रात भर उसको अपने पंखों के भीतर रख करके उसको गर्मी देता है, उष्णता देता है। उष्णता का अर्थ है पंखों से वो गर्मी देता है ताकि वो जो खरगोश का बच्चा है उसका होश आ जाए, उसके होश आ जाए। और जैसे ही वह देखता है कि वो ठीक लग रहा है, वो भी शांत हो जाता है, नीलकंठ भी शांत हो जाता है। अब क्या है, कार्तिक भगवान जो है वह जो उन्होंने इस पक्षी को अपना वाहन क्यों, युद्ध वाहन का मतलब जब भी कार्तिकेय जाते हैं वह मयूर पर सवार होकर के जाते हैं। जो कार्तिक भगवान है वो मयूर पर सवार होकर के जाते हैं। मयूर जो है वह उनका युद्ध का वाहन है। युद्ध का वाहन उन्हें क्यों चुना होगा यह हम देख करके समझ सकते हैं, क्योंकि जब भी संकट आती है मयूर जो है, जो मोर है, उसने कैसी सहायता की, वह उसने अपनी पैनी जो चोंच है उससे प्रहार किया और वह देखने में भी बहुत ही सुंदर है। उसकी सुंदर काया और उसकी जो हिंसक प्रवृत्ति है उसी को देख करके कार्तिकेय ने उन्हें युद्ध का वाहन चुना। मयूर कला प्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं, इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जाता जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। इसका अर्थ है
कि मयूर जो है वह कला प्रिय ही नहीं परंतु वह जो है क्या है, वीर पक्षी भी है। अपनी समय आने पर वह वीरता भी दिखाता है, जिस तरह से उन्होंने सांप को मारा। इसीलिए उसको हिंसक भी कहा जाता है। यह जो है इसे चील या बाज की श्रेणी में नहीं रखते। बाज और चील जो है उन पक्षियों के श्रेणी में ना रख करके इनको वीरता, क्रूर कर्म मतलब क्या है, कठोर कर्म के लिए जो है इस पक्षी को माना जाता है, मोर को। नीलकंठ में उनकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर जाता था। तो क्या कहना चाहती है महादेवी वर्मा इस पाठ में कि नीलकंठ जो है वह एक उसकी बहुत ही विशेषताएं, जातिगत विशेषताएं हैं और साथ ही मानवीकरण भी किया है उसने कि जैसे मानव जो है वह अपने बच्चों को वो बहुत प्यार करते हैं, जब बच्चों को चोट लग जाती है तो माता पिता जैसे सेवा करते हैं, वैसे ही मोर ने भी खरगोश के बच्चे की सेवा की। तो वह जो है मानवीकरण की ओर भी उसका जो दायित्व है उसे दर्शाता है। और उसकी जो सांवली जो छाया है, आप देख रहे होंगे कि मोर के पंख जो है वह नीले हैं और गले जो है वह भी नीला है और साथ ही जो है स्लेटी कलर जो होते हैं, स्लेटी रंग जो है वह भी है उसके शरीर पर, वो क्या है, सांवली छाया है। और जैसे ही इंद्रधनुष उसे दिखाई देती है या फिर बारिश की फुहारें पड़ती है, तभी वह जो है अपने पंखों के जो गुच्छे हैं, वो पंख जो है वो गुच्छों में रहती है, उस पंख को वो फैला लेते हैं। देखिए गुच्छे में पंख कैसे होते हैं और वो फैलाने पर कैसे दिखते हैं। वो अपने पंखों को फैला करके वह दाहिने बाइने सब ओर जो है वो घूम करके वो घूमता है अपने पंखों को लेकर के, और पंखों को लेकर के दाहिने बाइने घूम करके वह जो है एक लय और ताल में वो जो है नाचता है कि वह मन को मोहित कर जाता है हर किसी का। इसीलिए हम मोर को जब भी देखने जाते हैं तो उस समय जाते हैं जबकि बारिश की फुहारें पड़ रही हो। बारिश की फुहारें मोर को बहुत पसंद आती है और उसी के साथ ही मोर नाच। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वह नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल आती थी और बाएं ओर को स्पर्श कर दाहिनी ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत बाधा है, यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जालीगर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतर कर नीचे आ गया और पंखों की सतरंगी मंडलाकार छाता तान कर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब से यह नृत्य भंगिमा नृत्य का क्रम बन गई। प्रायः मेरे साथ कोई ना कोई देसी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मयाभिभूत हो उठता था। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से हौले हौले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। महादेवी वर्मा यहाँ नीलकंठ की विशेषताएं बताती है, उसके प्रकृति से प्रेम को बताती है। वह कहती है कि जो नीलकंठ जो मोर है, जब वह मोर अपने पंखों को फैलाकर वह जब नाच उठता है, तब वो क्या देखती है कि जो मोरनी है, मोरनी भी कम नहीं है, वह क्या करती है, उसकी जो दाईं इस ओर आती है और यहाँ के जो पंख है उसको छूती है, उसी के साथ ही फिर वो घूम करके
उसके पास चली जाती है और वहाँ पंखों को छूती है, उसके साथ साथ वो घूमती है, तो ऐसे लगता है कि दोनों ही नाच रहे हैं। मनमोहक सा दृश्य बन जाता है, जिसे देखकर महादेवी वर्मा भी बहुत खुश होती है। तो वह क्या कहती है कि मैं एक दिन जालीगर के पास जाती हूँ। जालीगर का मतलब चिड़ियाघर के पास जब मैं जाती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि मोर जो है वो अचानक आता है और अपनी जो पंख है उसे वह तान लेता है, और तान करके वह इतनी नृत्य करता है, उसके साथ साथ मोरनी भी नृत्य कर रही है। वो जो है देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और उसी के साथ ही यह जो है क्रम चलता रहा। यह हमेशा जो है बारिश के मौसम आते ही मोर अपने पंखों को तान लेता है और तान करके वह नाचने लगता है। तो महादेवी वर्मा के साथ बहुत सारे विदेशी और देशी महिलाएं भी आती थी उनके घर, और सभी लोग उसे देखते थे कि वह कितना सुंदर नाचता है, और उसको सम्मान पूर्वक देखते थे। किसी किसी विदेशी महिलाओं ने क्या कहा कि यह जो है एक परफेक्ट जेंटलमैन है, इसकी उपाधि भी दे डाली। पैनी जो उसकी चोंच है वह जो है क्या है, विष के भयंकर विषधर को भी खंड खंड कर सकता है। इसका अर्थ क्या है कि भयंकर जो विष सांप के अंदर है, सांप जो है वो बहुत विषैला होता है, उसको भी वो अपनी पैनी चोंच से खंड खंड कर सकता है, मतलब टुकड़े टुकड़े कर सकता है। ऐसी एक विशेषता भी इसके अंदर है। और जो मोर है उसको फलों के वृक्ष से ज्यादा प्रेम, जिस पर पुष्पित और पल्लवित, मतलब जो छोटे छोटे पल्लव का मतलब है वृक्ष में जो लाल लाल पत्तियां आती है वो वृक्ष उसे ज्यादा पसंद है, और साथ ही जिसमें बहुत सारे फूल खिले हो वो वृक्ष उसे बहुत पसंद है। जबकि पक्षियां किस पेड़ को ज्यादा पसंद करती है, किस वृक्ष को ज्यादा पसंद करती है, वो फलों के वृक्ष को पसंद करती है। लेकिन मोर जो है वह बहुत सुंदर जो फूल लगे होते हैं उस वृक्ष को वो अधिक पसंद करते हैं। बसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जालीधर में वह इतना अधीर हो उठता कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता। तो क्या है, जब मौसम अच्छा हो जाए और जब उस पर पल्लव से ढक जाता है, लाल लाल जो अशोक के जो लाल लाल पत्तियां हैं, उसे देख करके वह जालीगर से इतना अधीर उठता। अधीर का मतलब है वो जालीगर में वो इधर से उधर दौड़ लगाता है। तब पता चलता है कि इसको हमें खोल देना चाहिए, इसका दरवाजा जो जालीघर है उसका दरवाजा खोल देना चाहिए। और वो खोलते ही वो बाहर जाकर के अधीर हो जाता है नाचने के लिए। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे, और तब उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन्मय नृत्य का आरंभ होता, और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, जितनी अधिक चमकती, बूंदों की झिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता, और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद्र से मंत्रदर होता जाता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिनी पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पंजे पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। तो क्या है, नीलकंठ और राधा दोनों को यह ऋतु वर्षा ऋतु बहुत ही पसंद है। मैंने पहले भी कहा, जैसे ही वर्षा की बूंदें पड़ती है या इंद्रधनुष उसे दिखाई देता है, मेघ जो है वो काले होकर के जैसे ही आते हैं, उन मेघों को देख करके वह अधीर हो उठते हैं। क्या, किस लिए? वह नाचना चाहते हैं, उस मौसम को, उस ऋतु को वो बहुत पसंद करते हैं। वही उनकी सबसे प्रिय ऋतु होती है। मेघों के उमड़ने पर जो है और हवा चलती है, सनसनाहट हवा की होती है, इस ऋतु में जो नीलकंठ है और जो राधा है, ये दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं और खुश होकर के नाच उठते हैं। जितना अधिक वर्षा होती है, जितने अधिक मेघ जो है वो गरजते हैं, जितने अधिक जो है बिजली चमकती है, उतना ही तन्मय होकर के, उतने ही तेज होकर के ये दोनों जो है वह नृत्य
करने लगते हैं। इनका नृत्य भी लय और ताल के साथ अधिक और अधिक बढ़ता जाता है जैसे जैसे मेघ गहराते जाते हैं या रिमझिम बारिश जो है वह होती रहती है, उसी के साथ ही इनका नृत्य भी बढ़ता और बढ़ता चला जाता है। और जैसे ही वह पूरी तरह से भीग जाते हैं उसके बाद क्या करते हैं, दाहिने पंखों को दाहिने पैरों पर वो रखते हैं और बाएं पंखों को बाएं पैरों पर रख करके वह जो है अपने पंखों को खोल करके सुखाते हैं। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते रहते। इस आनंद उत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। क्या कहती है महादेवी वर्मा कि ये जो पंखों को फैलाकर वो सुखाते तो है, लेकिन जब पंखों से पानी टपकने लगती है, एक एक बूंद जो पानी टपक रही है उस टपकते हुए पानी को भी वो चोंच से लेकर के वो पी जाते हैं और पीने के बाद उसको सुखाते हैं। हम जो है मुर्गियों को भी अपने घर में देख सकते हैं कि जब वो भीग जाते हैं तो वो अपनी चोंच से जो है पूरी तरह से उसे सुखा लेते हैं। पूरा जो उनकी जो पंख होते हैं सारे पंखों को वो अपनी साफ कर लेते हैं और बहुत अच्छी तरह से वो सुखा लेते हैं। उसी तरह से मोर भी जब भीग जाते हैं तो अपनी चोंच से वो सारे टपकते हुए पानी को पी जाते हैं और अपने पंखों को सुखा लेते हैं। राधा भी नीलकंठ की मदद करती है। एक दिन मुझे किसी कार्य से न खास कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजरे की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मूंछ से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी। एक दिन जब महादेवी वर्मा फिर उस दुकान के सामने से जाती है तो जाने के समय जो बड़े मियाँ हैं, बड़े मियाँ पहले की तरह ही उनके कार को रोकते हैं। लेकिन महादेवी वर्मा इस बार सोच लेती है कोई भी ना पशु खरीदूंगी ना पक्षी खरीदूंगी, यह वह सोच लेती है और सोच करके वह क्या करती है, उस बड़े मियाँ की दाढ़ी और जो कान पर जो ऐनक लगी हुई है उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। और तब वो क्या देखती है कि बड़े मियाँ के पैर के पास जो है एक मोरनी पड़ी हुई है और वह मोरनी भी राधा से मिलती जुलती ही है, क्योंकि मोरनियाँ सभी जो है एक जैसे ही होते हैं। तो उसे देख करके ऐसे लगता है कि राधा जैसी ही है। और क्या देखती है कि उसके जो पैर हैं, वो पैर की जो उंगलियां हैं, पैर के जो पंजे हैं, वह जो है ऐसे टूट गई है, टूट करके ऐसे एकत्रित हो रही है। एकत्रित होने का मतलब है एक दूसरे से ऐसे जुड़ चुकी है। उसे देख करके अनदेखा करना बहुत ही मुश्किल था महादेवी वर्मा के लिए। बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी मार ने बेचारी का क्या हाल किया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है। आप ना आई होती तो मैं उसी के सर पर इसे पटक देता। पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। जो बड़े मियाँ है वो जो है पहले भी मैंने पाठ में बताया था कि वह जो है एकदम भाषण मेल या फिर वह एक्सप्रेस की तरह वो बोलते जाते हैं। तो वो जैसे ही देखते हैं महादेवी वर्मा को और कहते हैं देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी मार ने इस मोरनी का क्या हाल किया है कि उसने इस तरह से उसे मारा है कि उसके जो पंजे हैं वो टूट करके एक दूसरे में एकत्रित हो गए हैं या एक दूसरे से वह मिल गई हैं। मैं आपसे भी कैसे कहूँ कि इसे अपने घर ले जाइए। सारांश यह कि 7 रुपए देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवाकर घर ले आई और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह ठूठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जालीघर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा।
नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे, अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली, ना पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए, जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को धकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूठ जैसे पैरों से सब ओर चितरा दिए। क्या है कि जब महादेवी वर्मा उस मोरनी को 7 रुपए देती है बड़े मियाँ को, और उस मोरनी को पीछे की सीट में, अगली सीट में, इसका मतलब कार के पिछली सीट में रख करके वह ले आती है अपने घर, और इस बार फिर से उसका जो कमरा है वह बन जाता है एक अस्पताल जिसमें उस मोरनी का इलाज करना था। महादेवी वर्मा उसकी मरहम पट्टी करती है, उसके जहाँ जो पंजे हैं उस पर मरहम पट्टी करती है, और 1 महीने में ही वह ठीक हो जाती है मोरनी। लेकिन उसके जो पैर है वो ठूठ के जैसे हो जाते हैं, उसके पंजे जो है वह नहीं रख पाती है, तो वो लंगड़ा कर चलती है, इसलिए उसका नाम रखा गया कुब्जा। जो कुब्जा का मतलब यह है कि वह क्योंकि लंगड़ कर चलती। लेकिन वह जो मोरनी आई है अभी नहीं, वो जो है राधा से बहुत ही ईर्ष्या करती है, राधा को वो देखना नहीं चाहती है और वह नीलकंठ के साथ रहना चाहती है। लेकिन नीलकंठ के साथ कौन रह रहा है? राधा और नीलकंठ दोनों रह रहे हैं। अब जो कुब्जा है, कुब्जा को ये बातें पसंद नहीं आती है, वह नीलकंठ के चारों ओर घूमती रहती है और किसी से वो मित्रता नहीं करती है, किसी पशु पक्षी से वो मित्रता नहीं करती है, और वह नीलकंठ के पीछे ही जाना चाहती है, जबकि नीलकंठ उसे दूर भागता जाता है। इसी बीच जो राधा है, राधा ने 2 अंडे दिए और वो उस अंडे को लेकर के वो बैठी रहती है। जब कुब्जा को पता चलता है कि जो राधा है वह अंडे पर बैठी हुई है, वह जा करके उसे इतनी चोंच मारती है कि उसकी जो कलगी है वो भी जख्मी हो जाता है और उसके पंख भी जख्मी हो जाते हैं, और उसके साथ ही वो अंडे को भी चोंच मार करके तोड़ डालती है और वो पूरा छितरा देती है। छितराने का मतलब वो पूरा बिखेर देती है उस अंडे को। इस कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। यह जो दोनों के बीच की जो लड़ाई है, राधा और कुब्जा के बीच की लड़ाई जो है, उस लड़ाई से राधा और नीलकंठ के बीच भी दूरियां आ जाती है, क्योंकि राधा जो है वो भी छिपकर भागने की कोशिश करती है और नीलकंठ भी दोनों से दूर भागता रहता है। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहाँ से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा। महादेवी वर्मा कहती है कि अब जो नीलकंठ है, नीलकंठ की वो खुशी नहीं रही, वह चंचलता नहीं रही, वह जो सेनापति का जो किरदार निभाता है वह भी नहीं निभा पाता। वह जो है कुब्जा से भी दूर भागता रहता है और राधा जो है, राधा भी चुपचाप रहती है। नीलकंठ और राधा है, इनके बीच भी वह मित्रता नहीं रह जाती है। एक बार क्या होता है कि नीलकंठ जाकर के पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाते हैं चुपचाप, और वह नीचे उतरता ही नहीं है। तब महादेवी वर्मा उसको बहुत पुचकार करके उसे नीचे उतार लाती है। उसके बाद वह फिर एक दिन उसकी खिड़की पर छिप जाता है। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकर बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चे को पंखों में छिपाकर बैठा था। मेरे पुकारने पर भी उसके ना उठने का संदेश हुआ। मेरे पुचकारने पर भी उसके ना उठने पर संदेह हुआ। एक दिन क्या होता है कि यह
जो महादेवी वर्मा है वह दाना लेकर के जाती है। जब भी वह दाना लेकर जाती है तो वो अपने पंखों को समेट करके वो आ जाता है महादेवी वर्मा के पास। लेकिन अब जो है उसके अंदर उतनी खुशी नहीं रहती है। पहले वो चंचलता और खुशी के साथ वो दौड़ कर आ जाता था, अब जो है वह एकदम निढाल सा हो गया, एकदम उसका मन ही नहीं हो रहता है कि वह सब लोगों के साथ घूमे खेले, वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है, वो उदास सा रहने लगा। 3-4 मास के उपरांत क्या होता है, एक दिन सवेरे जाकर देखते हैं, क्या देखते हैं कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर बैठा हुआ है, जैसे कि वह हमेशा खरगोश के बच्चों के साथ में वह खेलता भी रहता है। ऐसे बैठा हुआ है जैसे कि जो खरगोश का बच्चा जब वो बेहोश हो गया था उसको लेकर के वह अपने पंखों में जिस तरह से बैठा था उसी तरह से वह कोने पर बैठा हुआ है। उसके बहुत महादेवी वर्मा के पुकारने के बावजूद भी जब वह बिल्कुल भी हिला नहीं तो महादेवी वर्मा को संदेह हुआ। संदेह का मतलब उनको चिंता हुई। वास्तव में नीलकंठ मर गया था, क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका है। न उसे कोई बीमारी हुई, न उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मैं अपने शॉल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा के बीच धारा में उसे प्रवाहित किया गया तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेष्ट सी कई दिन कोने में बैठी रही। वह कई बार भागकर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्रायः जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। क्या है कि एक दिन जब महादेवी वर्मा सवेरे जाती है तो क्या देखती है कि जो नीलकंठ है वह मर गया। क्यों मरा, इसका उत्तर किसी के पास नहीं है, क्योंकि ना तो उसके शरीर में किसी प्रकार का चिन्ह था, ना ही उसके चेहरे को देखने पर या उसके पंखों को देखने पर पता चलता था कि कहीं लड़ाई हुई है या किसी पशु ने उसे काट लिया है। ऐसा कुछ भी निशान नहीं था, लेकिन वह मर चुका था। महादेवी वर्मा उसे एक पेटी में रखती है और उसे संगम की ओर ले जाती है और ले जा करके गंगा में बहा देती है। जब वो गंगा में बहाती है, उसे समेट करके ले जाती है, तो गंगा में बहाते ही क्या होता है कि उसके जो पंख है वो पंख पूरे खुल जाते हैं और ऐसे लगता है कि जैसे संगम में भी जो गंगा है, गंगा के जो पानी है, पानी में भी वो पंख फैलाए वह नाच रहा है, इस प्रकार प्रतीत हो रहा था और वो बहकर वो चला गया। जब वह घर लौटती है तो क्या देखती है कि राधा बड़ी मायूस और बहुत चुपचाप रहने लगी। वह चुपचाप कोने पर ही बैठे रहती, उदास होता है। लेकिन जो कुब्जा है, कुब्जा बड़ी चतुर थी। वह जो है चुप बैठने वालों में से नहीं थी। वह हर दिन सवेरे जैसे ही जालीगर का दरवाजा खुलता वो निकल पड़ती और जा करके कभी आम के पेड़ पर, कभी कचनार के पेड़ पर, हर पेड़ पर, अशोक के पेड़ पर वो जो है नीलकंठ को ढूंढती रहती सदा। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली अल्सेशियन कुत्ती सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। परिणामतः कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कलह, कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया ना जा सका। परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। जैसे ही कुब्जा आम के पेड़ से उतरती है कि जो कजली है, जो उनके घर के अल्सेशियन है, वह जो है सामने आ जाती है और वह आकर के जैसे ही कजली सामने पड़ती है तो कुब्जा उस पर चोंच मारने की कोशिश करती है और जैसे ही वह चोंच मारने की कोशिश करती है कजली उसके गर्दन पर अपने 2 दांत गड़ा देती है। अपना द्वेष का अर्थ है जो जलन है, जलन की भावना है। द्वेष और प्रेम, प्यार को भी ना बचा सकी, ना द्वेष को बचा सकी और वह उसका जीवन भी ना बचाया जा सका और वह जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। परंतु इस बीच ये तीनों पक्षियों को लेकर के जो महादेवी वर्मा की जो इनकी जो विभिन्नता है उसकी जो परिचय
महादेवी वर्मा को मिला कि कैसे नीलकंठ और राधा बहुत प्रेम करते थे, आपस में बहुत ही प्रेम से रहते थे। उसी के साथ ही जब वो कुब्जा आ जाती है और कुब्जा के आने के साथ ही तीनों जो पक्षी है, तीनों पक्षियों के बीच में मन मुटाव आ जाता है और नीलकंठ वो मर जाता है। उसके साथ ही जो कजली के काटने पर कुब्जा भी मर जाती है। अब राधा बेचारी अकेली रह जाती है। यह परिचय जो है वह बहुत ही अनोखा रहा महादेवी वर्मा के लिए। राधा अब प्रतीक्षा में ही धुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्रता करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। अब जो है राधा क्या होती है, वह दुकेली, वह अकेली ही पड़ जाती है। और आषाढ़ के महीने में जब मेघ जो है वो छा जाते हैं तब वो क्या करती है, अपने झूले ऊंचे ऊंचे झूले पर वो बैठती है और बैठ करके अपने आवाज ऊंची जो स्वर है उससे वो केका का अर्थ है मोर की जो आवाज है, उससे वह बहुत जोर की आवाज लगाती है। मानो ऐसे लगता है कि वह नीलकंठ को पुकार रही हो कि नीलकंठ अब तू आजा। बच्चों, हमने नीलकंठ पाठ को पढ़ा। अब हम इसमें आए प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, मोरनी का नाम कैसे रखा गया? उत्तर है, मोर की गर्दन नीली है, इस कारण उसका नाम नीलकंठ रखा गया। मोरनी जो मोर की छाया के समान दिखती है, इस कारण उसका नाम राधा रखा गया। दूसरा प्रश्न है बच्चों, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? उत्तर, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का स्वागत नववधू दुल्हन के समान हुआ। सभी पशु पक्षियां उन्हें घूम घूम कर देखने लगे। इस प्रकार बच्चों हमने यह नीलकंठ पाठ देखा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक। जैसे मानो जैसे ही हम पढ़ते हैं कि मोर जो है वो नाच उठा तो वह दृश्य हमारे आंखों के सामने आ जाता रहा कि मोर किस प्रकार नाच रहा होगा। और जब मोरनी के स्लेटी रंग को अगर हम बताते हैं तो वो भी हमारे आंखों के सामने आने लगा कि कैसे मोरनी जो है वह उसके कंठ तो नीले हैं लेकिन उसके जो पंख है वो कैसे स्लेटी रंग के हैं। तो हमें भी इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि हम अपने घर में जो पालतू पशुओं को पाल रहे हैं उनके साथ बड़े ही प्रेम और सहानुभूति के साथ रहना चाहिए। उनका पूरा ध्यान हमें रखना चाहिए। अगले पाठ में मिलते हैं बच्चों।